ओके, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो रियल नंबर समझने के पहले हमको जानना पड़ेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो हम क्लास 9th में पढ़ते थे। तो नंबर सिस्टम के बारे में मैं कुछ चीजें पूछता हूं। सबसे पहले ये बताओ कि क्या आप लोग नेचुरल नंबर्स जानते हो? नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स नहीं, 1 से इनफाइनाइट तो बहुत सारे नंबर होते हैं। 1.1, 1.2, 1.3 ये भी आते हैं। हाँ, करेक्ट। ऐसे नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 सो ऑन। क्लियर हुआ ये चीज? इसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर को कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका जो सेट है ना, उसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन। करेक्ट, नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं होल नंबर पे। तो होल नंबर क्या होते हैं बताओ? होल नंबर्स ये सारे नेचुरल नंबर होंगे इंक्लूडिंग जीरो। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन सारे नंबर्स को क्या बोला जाता है? होल नंबर। और इसको कैपिटल डब्ल्यू से इसके सेट को डिनोट किया जाता है। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं बताओ? कौन कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल नंबर, उनका नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। ठीक है, मतलब कि इसमें आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। और इनको किससे डिनोट किया जाता है? आई से कम, जेड से ज्यादा यूज डिनोट किया जाता है। जेलन बोला जाता है इसका। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं एक और नंबर जिनको बोला जाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स तो कौन से होते हैं रैशनल नंबर्स बताओ? हाँ, correct, very good. The number which can be written in the form p by q, where q is not equals to 0 and the p and q must be इंटीजर्स। p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/5 हो गया या -2/7 हो गया, ये सारे नंबर्स हो गए। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रैशनल नंबर के। अच्छा, इनको किससे डिनोट किया जाता है रैशनल नंबर के सेट को? Q से। करेक्ट, इनको Q से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये भी हो गया स्टोरी क्लियर। अब रैशनल नंबर का जो अपोजिट होता है, जो रैशनल नहीं होता है, वो नंबर कौन सा होता है? इररैशनल। तो दूसरा जो नंबर का ग्रुप है वो कौन सा है? इररैशनल नंबर्स होते हैं। इररैशनल नंबर्स ऐसे नंबर जिनको p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल √2 एक इररैशनल नंबर है और √3। पाई भी एक इररैशनल नंबर है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती एग्जैक्टली, वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मानी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे इररैशनल नंबर होते हैं। इररैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? यूजुअली एस से डिनोट किया जाता है इररैशनल नंबर्स को, या कई बार टी से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो वो देख लेंगे। फिलहाल उसके नोटेशंस का हमको उतना ज्यादा यूज नहीं है तो वो नहीं लेते। ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें एक और चीज में आता हूं रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है, डेसिमल एक्सपांशन मतलब कि जैसे अगर 1/2 ये एक रैशनल नंबर है, तो जब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5। ये पता है सबको। 1/3 रैशनल नंबर है, जब डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0.3333 ऐसा आता है, जिसको हम 0.3 बार ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, 1/10 कितना होता है? 0.1। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं। पहला टाइप ये वाला और ये वाला हो गया। इसको कौन सा टाइप बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसको कौन सा बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग से बेटर वर्ड है रिपीटिंग यूज करना यहां पर। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये टर्मिनेटिंग हो गया। ये दोनों टर्मिनेटिंग कैटेगरी के आ गए। और ये हो गया रिपीटिंग। रिपीटिंग। ठीक है, लेकिन अगर बात करें इररैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन की, तो वो कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसके बाद आते हैं
उस नंबर पे जो इन सभी का कलेक्शन होता है। तो इन दोनों ग्रुप्स को जब हम मिला दें, रैशनल को और इरैशनल को, तो जो पूरा होल ग्रुप बनेगा उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो ये पूरे सेट को, पूरे कलेक्शन को बोला जाता है रियल नंबर्स, और इनको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल आर से। क्लियर हुआ ये चीज? अच्छा, ये सारे जो है इंटीजर वो भी रैशनल होता है, होल नंबर वो भी रैशनल होता है, नेचुरल वो भी क्या होता है? रैशनल। ये हमने सब 9th में वैसे पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये बताओ, अगर रियल नंबर को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो रियल का अपोजिट क्या होगा? रियल वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या होता है? इमेजिनरी। तो एक और नंबर की कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जो आगे हम पढ़ते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो रियल नंबर के अपोजिट होता है इमेजिनरी। दोनों को मिला के भी एक नया नंबर बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। क्लियर ये चीज? तो फिलहाल हम रियल नंबर तक पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे आते हैं। रियल नंबर इस चैप्टर में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम 1.1। तो पहले हेडिंग डालो और इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लो जल्दी से, और समझते हुए मैं यहां पर एक्सप्लेन भी कर रहा हूं आप लोगों को। थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक एक वर्ड की मीनिंग हमको समझना है, क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं इससे रिलेटेड। नोट कर लिया हेडिंग? अब आते हैं स्टेटमेंट पे। तो स्टेटमेंट समझो क्या लिखा है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो सबसे पहला वर्ड आता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है कंपोजिट नंबर? प्राइम नंबर को जोड़ के, छोड़ के, प्राइम नंबर को छोड़ के जो नंबर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। या फिर ऐसा समझो, जो प्राइम को कंपोज करके बनाया जाता है। कंपोजिशन से, म्यूजिक कंपोजर क्या करता है? अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को मिला के एक नया म्यूजिक क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है? वैसे ही कंपोजिट नंबर का मतलब है, हमने एक 2 लिया, प्राइम नंबर है, हमने एक 3 लिया, ये भी प्राइम नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? 6। ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो अगर दो अलग अलग प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, या दो से ज्यादा प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, तो जो नंबर बनेगा वो नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर। तो क्या लिखा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो वही है, हर कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये हर नंबर के लिए यूनिक होगा। जैसे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 into 3। और वैसे ही अगर मैं बात करूं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 5। तो हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। ऑर्डर के हिसाब से यूनिकनेस नहीं होगा, मतलब 2 into 5, 5 into 2 सेम है, ऑर्डर नहीं, जो उसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो सभी के लिए क्या होंगे? यूनिक होंगे। क्लियर हुआ ये चीज? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर्स। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल दिया है, ये जिस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर है और ये जिस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर है, दोनों सेम है, ऑर्डर से यूनिकनेस नहीं आएगी, प्राइम फैक्टर जो है वो अलग अलग होने चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? अच्छा, इसके बाद इसने ये एग्जांपल के थ्रू बताया, जैसे कि अगर ये एक प्राइम नंबर, ये एक कंपोजिट नंबर है 32760, तो इसको हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये मिलेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। ये डिविजन ट्री है एक्चुअल में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से। तो ये आप जब इसको फुल्ली पूरा डिवाइड करते जाओगे तो 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13, ये जो मिला आपको उस नंबर का क्या मिल गया? प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया। क्लियर हुआ ये चीज? ओके। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको ये ट्री दे दी होती है और आपको ब्लैंक स्पेसेस की वैल्यू निकालनी होती है। हो जाएंगे उस तरह के क्वेश्चंस? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल 1, इस एग्जांपल में वैसे थ्योरेटिकल टाइप का इसका सॉल्यूशन दिख रहा है क्या क्वेश्चन? पहले वो समझते हैं और उसके आंसर्स को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर द नंबर 4 raised to power n। तो 4 की पावर n कोई एक नंबर है, यहां पर n क्या है? नेचुरल नंबर है। चेक वेदर
there is any value of n for which 4 to the power n will end with digit 0. मतलब कि 4 की पावर n जो है, ये जो नंबर है, इसका लास्ट डिजिट कब आएगा? 0, या आएगा भी या फिर नहीं आएगा, n की कौन सी वैल्यू के लिए? तो अगर हम n की वैल्यू रखते हैं 1, तो 4 की पावर क्या हो जाएगा? 1, जो कि क्या होता है 4. n की वैल्यू अगर मैं रखता हूं 2, तो क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा? 16. n की वैल्यू रखता हूं 3, तो कितना होगा? बोलो, जल्दी बोलो. 64, यही होगा. ऐसा करते हुए और वैल्यूज निकालते जाएंगे. तो यहां पर लास्ट डिजिट क्या आया था? 4. यहां लास्ट डिजिट क्या है? 6. यहां लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 4. ऐसा करते हुए n की कौन सी वैल्यू हम रखेंगे कि हमें लास्ट डिजिट क्या मिल जाए? 0 मिल जाए. तो बताओ कौन सा होगा वो वैल्यू, या वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेगा? रीजन चाहिए ना यहां पर. देखो, जैसे अगर हम इसके लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें लास्ट डिजिट 0 आता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक नंबर ले लिया है 10, तो उसका प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 into 5. मैंने अगला नंबर ले लिया 20, तो इसमें क्या आता है प्राइम फैक्टर? 2 into 2 into 5. मैंने नंबर लिया 30, तो क्या होगा इसका प्राइम फैक्टर? बोलो जल्दी. 3 into 2 into 5, ऐसे ही होगा. मैंने नंबर लिया 40, तो क्या आ जाएगा? 2 into 2 into 2, 2 2 4 2 8, और ये क्या हो जाएगा? 5. समझ में है कि नहीं ये चीज? अगर आप अलग अलग नंबर्स को देखोगे जिसका लास्ट डिजिट 0 है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि उन सारे नंबर में 2 और 5 का एक प्राइम फैक्टर जरूर आएगा. तभी वो नंबर लास्ट में किससे एंड होगा? 0 से. अगर 2 और 5 का प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है, तो वो डिजिट जो है वो 0 से एंड नहीं होगा. समझ में आया कि नहीं ये चीज? सो इफ ए नंबर हैज 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, then only that can end with digit 0. But in this case, the number is 4 raised to power n. So if we find the prime factors of this number, it will be only 2. Only 2 will be the single prime factor of this number. 5 is not there. So हम क्या बोलेंगे कि इसमें 5 नहीं है, इस वजह से ये वाला नंबर जो है डिजिट 0 से कभी भी एंड नहीं होगा. क्या ये क्लियर हुआ? तो इसका आंसर थोड़ा थियोरेटिकल टाइप का होगा, जिससे आपको यहाँ पर दिख रहा है. यहाँ आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि ये जो है ये उसका प्राइम फैक्टर है, उसमें सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए उसका ये जो नंबर है ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा. क्लियर हुआ ये चीज? तो आप आंसर इसमें से चेक कर सकते. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 पे आते हैं. तो एग्जाम्पल 2 देख लो एक बार क्या लिखा हुआ है. इसमें कुछ और भी है क्या? हाँ, इसी से एक बार समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन पढ़ना. फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ऑलरेडी आपने बचपन में किया हुआ है, एक बार रिविजिट कर रहे हो उस चीज को. एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, इस नंबर का और इस नंबर का. मेथड कौन सा यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. और भी मेथड है एक्चुअली, एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था जो डिलीट हो चुका है, उस मेथड से भी हम एलसीएम एचसीएफ निकाला करते थे. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? सबसे पहले हम ये जो नंबर है 6, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. वो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1. फिर 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. वो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1. क्लियर हुआ ये चीज? अब आपको निकालना है इनका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें हम देखेंगे दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है. तो दोनों का कॉमन प्राइम नंबर अभी क्या दिख रहा है? 2. और कोई दूसरा कॉमन प्राइम नंबर है क्या? नहीं. और उस 2 की जो सबसे छोटी पावर है दोनों में, कॉमन पावर या छोटी पावर, वो क्या आ रही है? 1. तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1. क्या ये समझ में आया? अब आएंगे एलसीएम पे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. यहां पर थोड़ा वर्डिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये समझना. जब भी एचसीएफ निकाला जाता है ना, तो उसमें वर्ड यूज होता है हाईएस्ट, लेकिन वो जो नंबर निकलता है ना, एचसीएफ के जो वैल्यू निकलती है वो स्मॉलर होती है. मतलब एलसीएम से हमेशा स्मॉलर होगी ऑब्वियसली, और दोनों नंबर में छोटे नंबर के बराबर होगी या फिर उससे भी छोटी हो सकती है.
एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वर्ड यहां पर लीस्ट यूज हो रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू बड़ी होगी या बड़े वाले नंबर के बराबर होगी या उससे भी बड़ी हो सकती है, दोनों की टेबल में आना चाहिए इनफैक्ट ऐसा नंबर। तो एलसीएम जब हम निकालते हैं तब हम सबसे पहले जो कॉमन प्राइम नंबर्स है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स है, उनकी बड़ी पावर को ले लेंगे। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो 2 की बड़ी पावर क्या है, 2 स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? फिर उसके बाद यहाँ 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 वाली एक टर्म आएगी और 5 की पावर 1 वाली एक टर्म आएगी, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम। क्या ये क्लियर है सभी को? ओके तो बस ये चीज यहां पर डिफाइन किया उसने, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, ये आपको देगा एलसीएम, और प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर विल गिव यू एलसीएम। क्लियर? ये डिफाइन किया उसने। ठीक है, अब इसमें मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्लास इसके पहले ये चीज पढ़ी है कि नहीं, ये एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन है। अगर कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे और उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों चीजें क्या आएंगी, सेम आएंगी। जैसे यहां पर नंबर 6 और 20 थे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, बोलो? 120। और दोनों के एलसीएम और एचसीएफ को देखो, एलसीएफ कितना आया था 2 और एलसीएम कितना है 60, मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 120। समझ गए ना ये चीज? ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम ये वाला पॉइंट लिख लो, एक काम करो ये वाला पॉइंट लिख लो, बाकी तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तुम लोगों को पता ही है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। हो गया ये, हटा दो? ओके चलो ये एग्जांपल आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करो जल्दी से, देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस देयर एलसीएम। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर का पहले एचसीएफ निकालना है और उसको यूज करके एलसीएम निकालना है। ठीक है पूजा, मैथ्स क्लास की लिंक जो है ना हमेशा सेम रहेगी ना, अगर जो तुम्हारे ग्रुप में डालता हूं ना, मतलब मेरी जो भी क्लास होगी वो इसी लिंक पे चलती है, तो ये सेव कर लेना। ठीक है यस सर। ओके तो पहला नंबर ए जिसको हम यहां पर दिया हुआ है 96 और दूसरा नंबर बी जो है 404, और आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो पहले 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। ये हो गया 96, उसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, और 3 1 जा 3। तो चेक करो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, बताओ एक बार। 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1, ये आ गया सबका। फिर 404 का 404, 2 से डिवाइड होगा 202, फिर 2 से डिवाइड होगा 101, और किसी से डिवाइड होगा क्या ये 101? नहीं, ये एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या मिल गया, 2 स्क्वायर इंटू 101। क्लियर हुआ ये चीज? अब क्या निकालना है यहां पर, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या है इनका, 2 है कॉमन प्राइम नंबर। ठीक है उसकी लोएस्ट पावर लेंगे, तो लोएस्ट पावर क्या है यहां पर, 2 की पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा एचसीएफ 2 स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 4। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? तो 4 हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब निकालना है एलसीएम। ठीक है अनवी, समझ में आ रहा है क्या, कुछ डाउट है? ज्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। अब निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए जो मैंने लास्ट में प्रॉपर्टी बताई थी ना, कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये वाली प्रॉपर्टी थी। तो एलसीएम हमको निकालना है, तो ये एलसीएम रहने दो, इंटू एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, दैट इज इक्वल टू ए।
तो a की वैल्यू देखो कितनी है 96, मतलब पहला वाला नंबर, इनटू b की वैल्यू कितनी है 104, ये 404, ये दूसरा नंबर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना और 4 से काट देना, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4। समझ में आ रहा है ये चीज? तो 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1, 101। अब 101 और 96 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है पूजा, ये समझ में आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं? पुराना कंसेप्ट है, हम Yes, पहले भी sir. पढ़े हैं। ओके, कितना आ गया 9696 आ गया सभी का ये? ओके, तो चेक कर लो आंसर, 9696 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देख लो सब, ये सॉल्व करना है ना अभी आप लोगों को ही। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस नंबर। ये तीन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, लेकिन ये ध्यान रखना वो जो मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, वो सिर्फ दो नंबर पे ही लगता है। तीन नंबर के लिए वो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो काफी बड़ी है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही दोनों चीजें निकालो। तो पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर 72 का, और फिर 120 का, इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 6 का तो सबको पता है 2 इंटू 3, 72 का निकालो और बताओ क्या आ रहा है। सेवेंटी टू का प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करके बताना। सर 72 का 2 into 3 का 3 into 3 का स्क्वायर आ रहा है। टू टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 टू द पावर 3 और इंटू 3 स्क्वायर। 120 का क्या आया? 2 to the power 3 into 3 2 to the power 3 into 3 into 5 इंटू 3 इंटू 5, ये आया। ओके, अब सबसे पहले हम सपोज निकाल रहे हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर यहां पर क्या है 2, उसमें उसकी पावर क्या लेंगे हम यहां पर 1, तो यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 1। फिर इनटू अगला कॉमन कौन सा है 3, तो 3 में जो लीस्ट पावर है वो कितनी है 1, मतलब कितना आ जाएगा 6। HCF 6 आ गया। अब आते हैं एलसीएम पे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम में सबसे पहले 2 लेंगे और उसकी सबसे बड़ी पावर मतलब कि 3। अगला प्राइम फैक्टर है 3, उसकी सबसे बड़ी पावर हो गई 2, अगला प्राइम आ जाएगा 5। तो कितना आ रहा है बताओ एक बार। नहीं हुआ क्या कल? हाँ, नहीं मेरे ख्याल से 240 नहीं आएगा। नहीं ऐसा नहीं है, हाँ चलेगा। उसमें सबसे बड़ी एलसीएम में ना कोई एक में भी है तो भी उसको लेंगे हम, है? हाँ देख, जैसे सबसे पहले 2 लिया, 2 देखा हमने सबसे छोटा, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 3, फिर हमने देखा 3 की सबसे बड़ी पावर 2, फिर हमने देखा 5, इसके पास नहीं, इसके पास नहीं, लेकिन 5 इसके पास है, तो 5 की सबसे बड़ी पावर क्या 1, तो 5 की पावर 1 आएगा। हाँ 360 आ रहा है, आया क्या? तो कितना आएगा ये 360।
क्लियर हो गया सभी का ये? कुछ डाउट है तुमको? आर्यन ना, आर्यन नाम है ना, कुछ डाउट नहीं ना? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 यही करना है जो अभी ये तो कुछ 2-3 एग्जांपल्स में मैंने आप लोगों को बताया। प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना और कुछ भी नहीं करना, प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट्स इट। चलो जल्दी से सॉल्व कर लो, आंसर क्रॉस चेक कर लो। 140 क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन? करेक्ट, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 आ गया सबका? इंटू 5 इंटू 7, फिर उसके बाद 156 करेक्ट, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 पूजा बना रहे हो ना, सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस? Yes, sir. सबसे पहले 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 से डिवाइड होगा क्या ये? 11 प्लस 2 13 प्लस होगा ना 3 से तो डिवाइड? हाँ, 3 1 3 3 2 6 3 3 2 6 3 7 21 3 5 15। फिर दूसरी बार 3 से होगा क्या? फिर से होगा। Yes, 3 sir. 4 12 3 2 6 3 5 15। अब 3 से नहीं होगा। अब अगला प्राइम नंबर इससे बड़ा है 5। 5 8 40 5 5 फिर 5 से होगा। 5 1 5 और ये आ जाएगा 5 3 15। ये आ रहा होगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 13। ये आया सभी का? नेक्स्ट 5005 का। 5005 सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा 1001। हाँ, अब 1001 किससे डिवाइड होगा? 5 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा अगला? 7। 7 से होगा क्या ये? 7 से 7 1 7 और फिर 3 बचेगा। 7 4 28 हो रहा है 7 से डिवाइड। ठीक है, 7 1 7 30 हो जाएगा। 7 4 28 7 3 143 आया ना? हाँ, अब 7 से फिर नहीं होगा, 7 से फिर दोबारा नहीं हो रहा है, तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा उससे चेक करो। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है? 9 कहाँ है? 11 आता है ना? तो अब किससे चेक करोगे? 11 से चेक करो। 11 से होगा क्या? हाँ 11। सिर्फ प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करना है ना हमेशा। तो 11 1 कितना हो जाएगा? 11। फिर 3 टाइम्स हो जाएगा। 11 3 33। मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। समझ गए ये चीज? नेक्स्ट नंबर का चेक करो। 7429।
हुआ क्या? नहीं हो रहा है? कौन कौन से नंबर से चेक किया? 11 से चेक कर लिया। 11 के बाद अगला नंबर कौन सा होता है? 13। 13 सर के आ बाद गया नेक्स्ट कौन सा आया? सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर 17। यस, करेक्ट है। सबसे पहले 17 से डिवाइड होगा, उसके पहले किसी भी दूसरे प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करते जाना। और 17 पहला अगर प्राइम डिवाइजर है तो अगले प्राइम डिवाइजर उससे बड़े ही होंगे। तो 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? नहीं, 19। तो नेक्स्ट किसका चेक करोगे? 19 से करो, इसको डिवाइड करके बताओ क्या आएगा। टेबल याद रहनी चाहिए ना। टेबल कहां तक याद है तुम लोगों को? इंडिविजुअली बताओ। हाँ बताओ। 12 तक नहीं, उसको पूरा 20 तक करना पड़ेगा। ठीक है, और कहां तक याद है तुम दोनों को? पूरा पूरा याद रहना चाहिए 20 तक मिनिमम। ठीक है, एक सेशन में रखूंगा दोनों बैच का कंबाइन करके, सो 20 तक की पूरी टेबल्स पूछूंगा। चलो जल्दी 17 से डिवाइड करो उसको। सर 437। 17 से डिवाइड करने का आगे और डिवाइड करो फिर पूजा। 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम डिवाइजर कौन सा? 19 19। हाँ, 19 से डिवाइड कर। 19 हाँ, चेक करो उससे डिवाइड करके। 23 करेक्ट। और सर 23 आ 23, गया। 23 इटसेल्फ है प्राइम नंबर। तो 17 इंटू 19 इंटू 23 आएगा। हो गया सबका? इसको कर लेना और टेबल याद करके करना तो अच्छे से होगा। तो सबसे पहले 17 से डिवाइड होगा, फिर 19 से डिवाइड होगा और फिर 23 से डिवाइड होगा। तो ये हो जाएंगे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एलसीएम एचसीएफ का सिंपल प्रॉब्लम है। हाँ, सब सामने ध्यान दो, जल्दी इसको कंप्लीट करना है हमको। क्या लिखा हुआ है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद बोल रहा है verify this relationship that LCM into HCF is equal to product of two numbers। तो पहले दोनों का LCM निकालो, HCF निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और वो इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए, वेरिफिकेशन करना। ठीक है, तो 26 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 13 91। 13 की टेबल किसको याद है? हाँ 13 बोलो। 13 7 सा, तो ये कितना हो जाएगा? 7 into 13। समझ में आए? अब जब आपको निकालना है एलसीएम, देखो एक चीज मैं एकदम अच्छे से बता दूं कि जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा ना, उसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे। 40 मतलब ऐसा किताब जैसा रहेगा क्वेश्चन पेपर, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। और किसी भी बच्चे को टाइम सफिशिएंट हो गया ऐसा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि टाइम हर किसी को कम पड़ता है। और टाइम क्यों कम पड़ता है? क्योंकि टेबल और कैलकुलेशन में बच्चे फंस जाते हैं, तो उसमें स्पीड अप करना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, एचसीएफ बताओ क्या होगा? 13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 13। नेक्स्ट आते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 2 into 7 into 13। ये मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना। ये 13 7 ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है, कितना है? 91 into 2। तो 2 1 2 182। दैट्स इट। क्लियर ये चीज? एलसीएम एचसीएफ निकल गया। अब उसके बाद वेरिफिकेशन भी करने बोला है, तो वेरिफिकेशन कर लेना भाई। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आना चाहिए? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालो। वेरिफिकेशन वाला पार्ट होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ मतलब उसमें क्या करना है तुमको, ये फॉर्मूला पहले लिख देना, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये निकाल लेना। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब कितना हो जाएगा? 13 इंटू 182। ये मल्टीप्लाई करके निकालना। फिर उसके बाद ए इंटू बी मतलब 26 इंटू 91, ये दोनों मल्टीप्लाई करके निकालना, दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 13 2 सा कितना हो जाएगा? 26 का 6, ये आ गया 2। 13 8 सा 104 प्लस 2 106 का 6, ये आ गया 10। 31 से 13 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 23 2366 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो स्मार्टली मल्टीप्लाई करना। कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको? 26 को लिख देना 2 इंटू 13 इंटू कितना लिख देना? 91। समझ गए ये चीज? ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 91 इंटू 2 कितना हो जाता है? 182। समझ में? अब ये दोनों ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रख चुके हैं, 2366 आ गया आंसर। समझ गए ये चीज? ठीक है,
ओके चलो नेक्स्ट। अगर टेबल जैसे अच्छे से याद रहती है ना तो तुरंत हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में पेन यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। 17 की टेबल किसी को याद है? 17 टू जा 17 थ्री जा 51। तो देखो ये 17 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम्स में जा रहा है? 30 टाइम्स में, समझ गए ना? अब 30 को डिवाइड करोगे किससे? 2 3 जा 6 5 जा 30। तो पहले का प्राइम फैक्टर ऐसा आ जाएगा। आया क्या किसी का? तुम दोनों इसी बैच में आओगे तुम दोनों, शाम वाले में ही? तुम लोग अच्छा फर्स्ट में आओगे क्या? अच्छा ठीक है ठीक है। ओके इसी में आ जाओ ना, उसमें बहुत क्राउडेड हो जाता है एकदम। इसमें ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, कम बच्चे रहेंगे, एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे तो, है ना? तुम लोग भी अपनी चॉइसेस के हिसाब से देख लेना, ये वाला प्रेफर करोगे तो इसमें कम बच्चे रहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है उसमें ऑलरेडी दूसरी क्लास है ना मेरी। तुम लोग आसपास रहते हो दूर रहते हो? हाँ इंद्रप्रस्थ। अच्छा क्या है बताओ 92 का प्राइम फैक्टर? सर 192 है ना? ये 192 है कि 92 है? पूजा एक बार देखो तो, 92 है ना? हाँ क्या रहा? 2 स्क्वायर इंटू 23 ऐसे ही आया ना? तो एचसीएफ बोलो। एचसीएफ आएगा 2। और एलसीएम थोड़ा बड़ा आएगा ना? एलसीएम निकालने के लिए ना वो शॉर्टकट, अच्छा इसमें तो अभी प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते ना क्योंकि वेरीफाई ही करना है, नहीं तो प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे। तो एलसीएम निकालने के लिए आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, ये कर लोगे कैलकुलेशन वाला पार्ट करके एक बार क्रॉस चेक कर लेना आंसर्स। ठीक है ये होमवर्क रहेगा, ये कैलकुलेशन प्लस क्रॉस चेक करना। इसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आ जाता है, ये भी हो जाएगा मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। आगे बढ़ जाएगा स्किप करके, जगह छोड़ दो, सॉल्व करना लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकालना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो जल्दी से मुझे बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन। वेरी गुड। तो ये कौन से नंबर है? ये कौन से नंबर है? प्राइम नंबर। तो कितने भी प्राइम नंबर हो, सारे प्राइम नंबर का जो एचसीएफ है वो क्या होता है? हमेशा 1 होता है। क्लियर हुआ है ये चीज? और एलसीएम, एलसीएम क्या होगा इसका? इन सबका प्रोडक्ट। करेक्ट। ये तो एनसीईआरटी के, मैंने पूरा एनसीईआरटी के। ओके नेक्स्ट वाला भी बन जाएगा आई थिंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा फिलहाल।
चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाले क्वेश्चन पक्का आने वाले। बेसिक वाला कौन कौन है? कोई नहीं, सब स्टैंडर्ड वाले हो। बेसिक में तो 100% एज इट इज क्वेश्चन आएगा, डेटा चेंज हो सकता है। स्टैंडर्ड में थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? HCF ऑफ दीज टू नंबर इज 9। तो ये दोनों नंबर का HCF कितना है? 9। और दोनों का LCM आपको पूछ रहा है कि क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। समझ गए क्वेश्चन? तो क्या करना पड़ेगा इसमें? क्या करना पड़ेगा? जो वो फॉर्मूला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था ना, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब A इंटू B। तो यहाँ वो दो नंबर कौन से हैं? 306 इंटू B कौन सा है? 657। और इन दोनों का HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9। और LCM निकालना है। समझ गए? इन दोनों को मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि पहले उसको काट दो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते रहना, ठीक है। तो ये 9 से कटेगा। तो सबसे पहले ये 9 से कट जाएगा क्या? हो जाएगा ना। 9 1 9, 9 कितने टाइम से जाएगा? 9 7 को टेबल याद नहीं है। 9 7 सर 73 बार में। हाँ, 9 7 होता है 63। तो यहां पर 65 में से 63 गया तो क्या बच गया? 2। और ये क्या हो गया? 27। 9 3 27। समझ में आई ये चीज? अब उसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों नंबर्स को। क्लियर? तो LCM मिल जाएगा। करो जल्दी से एक बार कैलकुलेशन करो। प्रॉब्लम यही, कैलकुलेशन कम हुआ है ना तुम लोगों का कोविड टाइम में, इसलिए थोड़ा सा वीक हो गया। चलो देखते हैं कौन सबसे फास्ट मल्टीप्लाई कर रहा है इन दोनों को। पूजा बिना कैलकुलेटर के करना, तुम नहीं देख रही हो क्योंकि, ठीक है। यस सर। हम्म डबल टू डबल थ्री। करेक्ट। 22338, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22338 करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर पहले पढ़ लो, फिर जो जिसको पता है वो बताना आंसर। रीजन क्या लिखोगे? Because 5 is not a prime factor of this number, hence it will never end with digit 0. Okay? Next. अच्छा, ये क्वेश्चन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इसको पढ़ो। एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। ये दोनों नंबर के बारे में पूछ रहा है। पहले हम फर्स्ट नंबर के बारे में आते हैं। ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, ये पूछ रहा है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसे नंबर। तो अभी क्या ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में है? अभी करेंटली नहीं है। मतलब अगर मान लो मैं ऐसा लिखता हूं 2 × 3 + 1, तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में तो लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या ये जो पूरा नंबर बन रहा है ये कंपोजिट नंबर होगा? नहीं होगा ये कंपोजिट नंबर। ये कौन सा नंबर होगा? प्राइम नंबर। क्योंकि ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो सिर्फ प्रोडक्ट के फॉर्म में, सिर्फ प्रोडक्ट के फॉर्म में, बीच में एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं है, तभी वो नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। रूल समझ गए? अब इस क्वेश्चन में आते, इसको अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा वैसा लिखने के लिए? 13 को हम क्या निकाल सकते हैं? कॉमन। 13 अगर यहां से कॉमन निकलेगा तो यहां क्या बचेगा? 7 × 11। समझ में आया ये चीज? प्लस यहां से 13 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? 1। क्लियर ये चीज? तो 13 और अंडर ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा? 77 + 1, मतलब ये जाएगा 13 × 78। फिर फर्दर 78 को भी आगे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। इसलिए ये नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ऐसे भी छोड़ दो, आगे उसको फैक्टराइज कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाले बताओ, ये वाला कंपोजिट नंबर क्यों है, ये बताने के लिए क्या करोगे इसमें?
5 कॉमन निकालेंगे, बाकी जो भी नंबर बनेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में ये ब्रेक हो गया, इसलिए कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपको स्क्रीन पे देख लो एक बार, क्या लिखा हुआ है पढ़ लो। तो क्या एक सर्कुलर पार्क है, पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। तो सबसे पहले एक सर्कुलर पाथ बना देते कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहां पर ये है मान लेते स्टार्टिंग पॉइंट एसपी, और सोनिया और रवि जो है दोनों यहां से स्टार्ट करते रन करना। ठीक है, अब सोनिया को नहीं, फास्ट कौन है दोनों में, रवि। रवि कितने मिनट में ये एक राउंड कंप्लीट कर देता है, 12 मिनट में। तो 12 मिनट के बाद रवि जो है वो कहां पर आ चुका है, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुका है, लेकिन सोनिया उसको ज्यादा टाइम लग रहा है इसलिए उसके पीछे। समझ में आई ये चीज? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। तो कितने देर बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से जाके मिलेंगे। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन में बस आपको एक चीज कॉमन सेंस से समझनी पड़ेगी कि जो आपको नंबर निकालना है वो छोटा आने वाला है या बड़ा आने वाला है। समझ रहे हो, दो केस हो सकता है। एचसीएफ जो होता है वो दोनों नंबर से छोटा होता है, और एलसीएम होता है दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है। तो दोनों जब सेम पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं तो 18 मिनट या उससे ज्यादा लगेगा, यही होगा। 18 मिनट के बाद क्या दोनों सेम जगह पे आएंगे? नहीं, क्योंकि सोनिया यहां पर है लेकिन रवि आगे बढ़ चुका है। फिर अगली बार सोनिया का नेक्स्ट राउंड कब होगा? 36 मिनट के बाद। तो 36 मिनट के बाद वो यहां पर है और रवि कहां पर है? तो हम 36 को 12 से डिवाइड करके देखेंगे, 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36। मतलब रवि भी उसी पॉइंट पे होगा। समझ में आई ये चीज? तो हम जो नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं वो दोनों से क्या है, बड़ा है। और जब ऐसे नंबर को निकालना होता है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों का मल्टीपल क्या है, क्लियर हुआ ये चीज? और एलसीएम निकालने का तरीका तो ऑलरेडी तुम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। ओके, एलसीएम इसका 36 आएगा जो दोनों की टेबल में आ रहा है। इसके बाद कुछ थ्योरम स्टार्ट होते, तो ये थ्योरम वाला पार्ट जो है ना मैं नेक्स्ट क्लास से लेता हूं फिर। ठीक है, यहां से अब कितने क्वेश्चंस और बच गए हैं? ये पूरा चैप्टर 1 है। हाँ, बस एक क्लास और लगेगी, चैप्टर 1 एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कवर हो जाएगा, फिर हम एडिशनल क्वेश्चंस उसके करते रहेंगे। ठीक है, ओके। तो आज जो हमने पढ़ा है ना उसको अच्छे से एक बार बना लेना अपनी नोटबुक में, और